आदमी चल रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, भैंस चल रही है, तो देख के हम सिंपली कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है। लेकिन अगर कुत्ता सो रहा होगा तो क्या हम देखकर कह सकते हैं ये जिंदा है मर गया? किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा दिखाई नहीं दे रहा, वो जिंदा है क्योंकि वो सांस ले रहा है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात फिट होगी कि जो चीज सांस ले रही है मतलब वो जिंदा है। तो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, तो हमने एक क्राइटेरिया की तरह यूज कर लिया कि जो चीज सांस लेती होगी जिंदा है। हकीकत में अगर कोई चीज मर गई, कुत्ता मर गया, तो क्या वो सांस लेगा? नहीं लेगा। तो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पता चल जाता है कि कोई चीज लिविंग है या नहीं है, मतलब जिंदा है या नहीं है, मर गई है। तो क्या सिर्फ यही एक प्रोसेस है जो हमें डिफाइन करेगी कि कोई मर गया जिंदा है? नहीं, और भी चीज होगी। और कौन कौन सी चीजें होगी? तो इसके अलावा क्या सांस लेके आदमी रेस्पिरेशन करके जिंदा रह सकता है? नहीं भाई, उसे खाने की भी जरूरत होगी, खाने को पचाने की भी जरूरत होगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। अब खाना पच गया, उसे बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, कोशिकाओं में पहुंचाना है। तो उसे पहुंचाने का काम भी कोई करेगा। कौन करेगा? खून करेगा, ब्लड करेगा। तो ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब एक न्यूट्रिशन, एक रेस्पिरेशन और एक तीसरी क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। उसके अलावा चौथी प्रोसेस है कि भाई जितना कंज्यूम कराया क्या सारा के सारा डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं, उसके बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा, तो उसे एक्सक्रीट बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो टॉक्सिक हो गया, इंसान मर जाएगा। तो उसे बाहर करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। तो हमें क्या समझ में आया? कोई चीज जिंदा रहने के लिए क्या होगी? 4 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। जिंदा रखने के लिए 4 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। किस किस की? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। लिख दो, लिख देते हैं भाई। कौन कौन सी? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। चौथी क्या की? एक्सक्रीशन, बाहर भी तो करना पड़ेगा ना। इन चारों चीजों की रिक्वायरमेंट है। किस लिए रिक्वायरमेंट है? किसी भी लिविंग थिंग को लिविंग रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। अब किसी भी चीज को लिविंग रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए इन प्रोसेस को हम एक नया नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? लाइफ प्रोसेस। क्या नाम दे देंगे? लाइफ प्रोसेस। देखो नाम से ही पल्ले पड़ गया हो तुम्हें। लाइफ प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो लाइफ बनाने के लिए, लाइफ जो चलती रहनी चाहिए, इसके लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो। तो जिंदा रखने के लिए क्या करती है प्रोसेस? बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं उसे मेंटेन करके रखती है। तो लाइफ प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस विच मेंटेन्स द बॉडी फंक्शन, मेंटेन्स द बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करके चले। और भी क्या कह सकते हैं? यानी मेंटेन करने से क्या होगा? लिविंग थिंग लिविंग रहेगी, यानी ये वो प्रोसेस है जो क्या करेगी? जिंदा रखेगी। द प्रोसेस, दोज प्रोसेस, यानी वो सारी प्रोसेस, दोज प्रोसेसेस विच कीप टुगेदर, जो कि रखती है। कीप टुगेदर मतलब साथ में, एक साथ जब ये प्रोसेस होती है तो कीप टुगेदर लिविंग थिंग अलाइव, लिविंग थिंग जो जिंदा चीज है उसे जिंदा रखती है। ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग या ऑर्गेनिज्म लिविंग जीव को अलाइव रखती है, जिंदा रखने में हेल्प करेगी। एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ये भी कह सकते हैं नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होगी उसी को हमने लाइफ प्रोसेस बोल दिया। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो नाम से समझा, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। तो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड होगा तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट। क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। अब मतलब समझो, उसके बाद पीछे देखना। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट मतलब सीधा सीधा होता है वो सब्सटेंस, वो चीज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और भी अदर चीज, जो भी विटामिन, ये सारी चीज क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सीधा न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अब ये कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे सीधी सी बात है, फूड मटेरियल में मिलेगा। फूड मटेरियल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सब्जी खाना, चावल खाना, रोटी खाना।
इसके अलावा और बाहर जो भी चीज आप खा रहे हो, कुत्ते की पेडिग्री भी फूड मटेरियल में काउंट होगी। जो हम प्रोटीन का डब्बा जिम सप्लीमेंट से ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फूड मटेरियल में ही काउंट होगा, उसके अंदर भी तो प्रोटीन मिलेगी। तो हम कह सकते हैं फूड से न्यूट्रिएंट का लेना ही न्यूट्रिशन कहलाएगा। पोषण तत्वों को लेना ही पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को फूड से, खाने से लेना ही पोषण कहलाता है। इंग्लिश में क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लिख देते इसी चीज को, छोटी सी चीज पर आगे भी काम आएगी, तो लिख देते द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, खाने के आइटम से, फूड आइटम से न्यूट्रिएंट का लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो तरीके क्या है, तरीके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए, से फॉर एग्जांपल, एक तो है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज प्रेजेंट है, सराउंडिंग में क्या क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर मतलब पानी प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, मट्टी में, सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है। तो इनका यूज करके एक तो हम खाना बना लें, यानी इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से जब हम फूड का बनाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे अब हमने समझ गए कि भाई न्यूट्रिएंट को खाने में से लेना, पर किस तरीके से लेंगे? उसके बेस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्या? ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होंगे हिट्रोट्रॉफिक। ठीक है भाई, ऑटो नाम से समझ में आया, ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो खुद से खाना बना ले, हिट्रो मतलब दूसरे पे, ऑन अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो न्यूट्रिशन के लिए, जो खुद ही खाना बना ले, उसे हम ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। और जो खुद खाना ना बना पाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, उन्हें हम हिट्रोट्रॉफिक बोल देंगे। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन themselves for their food are called ऑटोट्रॉफिक। किससे बनाएंगे? ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक बोलेंगे, क्या? और इनऑर्गेनिक मटेरियल। की पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, बाकी तो आप कहानी बना ही सकते हो। क्या बोला? इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैसे H2O, CO2, ETC मतलब एक्सेट्रा, और भी चीजें, पानी से, खाने से। जैसे प्लांट कैसे बनाता है? सराउंडिंग में जो चीज प्रेजेंट होती है, सॉइल से यानी मिट्टी से मिनरल्स ले लेता है, पानी ले लेता है, हम CO2 छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, उससे हमसे CO2 ले लेता है, सराउंडिंग में तो प्रेजेंट है, और कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेता है सनलाइट को और अपना खाना बना लेता है। तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। क्या? प्लांट, जितने भी प्लांट हुए उससे खाना बना लेते हैं। लेकिन क्या हम खुद से खाना बनाते हैं? जो पानी आ रहा है और जो CO2 आ रही है, हम हवा में बना लेते हैं? क्या हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही अपना खाना बनाते? नहीं, हम दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं। जीवों पे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, अब हो सकता है वो डीके हुए हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कहीं ना कहीं रहे होंगे। जैसे सब्जियों पे, सब्जी भी कहीं क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आपको पता होगा प्लांट है, सब्जी कैटेगरी में फॉलो होती है, तो ये भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सब्जियों पे डिपेंड रहते हैं। तो सब्जी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आटे पे, आटा कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म? कहीं ना कहीं गेहूं से आया है ना, गेहूं, धान, इन सबसे आटा चावल आ रहा है, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रहे हैं। तो हम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे डिपेंड है फॉर प्रिपेयरिंग अपना फूड, आवर फूड प्रिपेयर करेंगे, रीप्रोसेस कर लेते, ये बात है अच्छे से पक्का बना लेते, लेकिन हम खुद से प्रिपेयर नहीं करते। जो हमारे सराउंडिंग में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है उससे फूड को नहीं बनाते। इसलिए एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रॉफिक। द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, एनिमल्स हो गए, अमीबा
याद रखना अमीबा की इर्रेगुलर शेप होती है, इर्रेगुलर शेप। ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। एक क्वेश्चन और आया था क्या कि पहले ऑटोट्रॉफिक आए या हेटेरोट्रॉफिक आए। तो याद रखना पहले जब हमारी अर्थ बन रही थी उस टाइम जो अर्थ यानी जो धरती थी वो शोपी शूप की तरह थी। शोपी शूप मतलब जहां पे खाने के बहुत सारे एक्सेस मात्रा में मटेरियल्स प्रेजेंट हो। तो जब खाने का मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो कौन से जीव पहले बनेंगे, हेटेरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो खुद से बना लेते हैं, उन्हें खाने की मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या आए थे, और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पहले धरती पे आए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो याद रखना हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पहले धरती पे कौन आया, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आए। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक टाइप्स कितने होते हैं, इसके टाइप्स ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में याद रखना जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं ये भी लिख लो। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। क्या, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। और एक होते हैं होलोजोइक, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। जो इस टाइप के न्यूट्रिशन शो करेंगे उन्हें ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे उसे सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कह देंगे। और कौन सा न्यूट्रिशन शो करेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन शो करेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेंगे। ठीक है, सैप्रोफिटिक देखो सबसे पहले आसान से मुश्किल पे जाते हैं तो याद ज्यादा रहेगा। कैसे याद रखते हैं, पैरासाइट बोलने देते यार तो मेरे मत्थे पूरा पैरासाइट हो गया है। पैरासाइट मतलब जो विदाउट किलिंग द होस्ट सेल, जो होस्ट सेल है जहां से उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है उसे बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेता रहे। जैसे हमारे सर की जी को क्या बोलते हैं हम, लाइस बोल देते हैं, LICE। और आपने रेनी सीजन में बरसात के मौसम में देखा होगा लीच चिपट जाती है किसी किसी के, वो भी क्या होती है, खून सक कर लेती है, चूस लेती है। तो ये भी क्या है, खून चूसने तो ऐसा तो नहीं है कि मार ही डालती है, वो खून चूसती है, अपना न्यूट्रिशन ले लेती है विदाउट किलिंग द होस्ट सेल। जिससे खून लेती है उसे मारती तो नहीं है, जैसे जुग नहीं मार रही। और जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेप वर्म, उन्हें क्या बोलते हैं, टेप वर्म। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मच्छर। क्या मच्छर हमें जान से मार देते, नहीं, लेकिन अपना न्यूट्रिशन हमसे ही लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, मॉस्किटो। ये सारी क्या है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब होस्ट सेल को बिना मारे, जिनसे न्यूट्रिशन लेना है उसे बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेते रहना, धीरे धीरे उसे कमजोर करना। ये किसका नेचर है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद होलोजोइक, नाम से ही समझ में आ रहा है यार, होल मतलब हमारे अंदर, जैसे मुंह है ना, मुंह से याद रखो, याद रखने का तरीका है। होलोजोइक मतलब हम, एनिमल्स। क्या, एनिमल्स लिख दूं, लिख दो भाई। एनिमल्स कौन सा न्यूट्रिशन शो करते पूछ ले तो क्या बोलोगे, होलोजोइक। एनिमल्स शोज होलोजोइक। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या, ऑर्गेनिक, वहां क्या था, इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल मे बी सॉलिड और लिक्विड, मे बी सॉलिड और लिक्विड से ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे जूस हो सकता है, खाने को सब्जी हो सकती है, रोटी हो सकती है, क्या सॉलिड चीजें हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल ये सारे, रोटी चावल दाल, ये सारी चीजें, इनसे न्यूट्रिशन को लेना, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ प्रोसेस की, जैसे एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, मिलेशन, ETC। एसिमिलेशन मतलब मिक्स करना, एसिमिलेट होना। ठीक है, ब्लड के साथ जब खाना पचने के बाद जो मेन चीज होती है वो मिल जाती है तो एसिमिलेशन कह देते हैं उसे। ठीक है, अब याद रहेगा। तो ये किसके अंदर होगी, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी हम सारे क्या होते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है जो हम सोल्व करते हैं। डाइजेशन भी शो करते हैं तो हम डाइजेशन भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम करते हो उसे क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक।
पैरासिटिक समझ गए, जो जू करती है। होलोजोइक जो हम न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। वैसे ही सैप्रोफिटिक होगी डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले, डिकेइंग मटेरियल से जो ऑर्गेनिज्म, मटेरियल से जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं फूड, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे न्यूट्रिशन के तरीके को, सड़े गले चीजों से जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेते हैं, तो इस न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे बैक्टीरिया, बोलते नहीं बैक्टीरिया लग गया, और क्या, जैसे कई बार फंगी लग जाती है, फंगी एक्सेट्रा, और भी चीजें जो सड़े गले चीजों से न्यूट्रिशन मिलता हो, उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, पैरा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे लेते हो उसे क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, फंगी हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़े से थोड़ा, मैंने क्या बोला था, रेस्पिरेशन के बारे में बता रहा था, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस सीख लो थोड़ी सी, उसके बाद हम डाइजेशन करेंगे। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अब रेस्पिरेशन सीखो, सांस लेना। तो हमारे सिलेबस में, हमारे लेवल पे क्या है, बेसिकली कंपटीशन के लेवल पे जो पौधों में होती है रेस्पिरेशन, उसे बोलते हैं। तो जो पौधों में रेस्पिरेशन होती है, सांस लेने की प्रोसेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत छोटा सा पोर्शन है। अब इसे कवर करने से पहले एक छोटी सी प्रोसेस सीख लो, जिसे न्यूट्रिशन में काउंट किया जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पहले यही सीख लेते हैं, सिंथेसिस। देखो न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं, हिटरोट्रोफिक में आया, ये सीख गए। उसके बाद प्लांट भी तो शो करते हैं, जैसे इसमें क्राइटेरिया, वैसे ही प्लांट कैसे शो करते हैं, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटो का मतलब क्या होता है, और सिंथेसिस, देखो फोटो का मतलब होता है फोटोन, फोटोन। सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग, प्रिपेयरिंग, बनाना। फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल, पार्टिकल कहने का मतलब क्या है, देखो नाम से सब, फोटो मतलब बनाना, फोटो मतलब लाइट पार्टिकल, सिंथेसिस मतलब बनाना। यानी लाइट पार्टिकल, सूरज की जो रोशनी आ रही है क्या है, लाइट पार्टिकल तो है, वो कहीं ना कहीं पार्टिकल है। जो रोशनी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं एक पार्टिकल से बनी है। तो लाइट पार्टिकल्स के माध्यम से खाने को तैयार करने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब लाइट पार्टिकल से, हमने क्या बोला, लाइट पार्टिकल से खाना बनेगा। अब अगर लाइट पार्टिकल से खाना बनना होगा तो ग्रीन प्लांट करते ये प्रोसेस। कौन करते हैं फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट। अब आपने सुना ग्रीन प्लांट, अब मैंने ग्रीन प्लांट क्यों बोला, ग्रीन प्लांट इसलिए बोला, जो ग्रीन प्लांट होंगे उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो कहां प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, ये प्लांट सेल में होता है, प्लांट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। ऑर्गन और ऑर्गेनेली में फर्क क्या है, हमारा ऑर्गन है, ऐसी प्लांट के अंदर भी ऑर्गन है। ऑर्गन भी कहीं ना कहीं, जैसे आंख, नाक, ये सारे क्या ऑर्गन है। ऑर्गन कहीं ना कहीं सेल से बना होगा, सेल के अंदर भी तो सेल किसी चीज से बनी है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ये जितनी भी चीजें हैं जो अंदर के प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या है, प्लांट के सेल के ऑर्गन है। हमारे ऑर्गन को हमने ऑर्गन कह दिया, तो जो सेल के ऑर्गन है उसका एक नया नाम दे दिया ऑर्गेनली, ऑर्गेनली। तो आई होप आपको याद रहेगा। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनली है, क्या है, सेल ऑर्गेनली। कहां प्रेजेंट होगा, प्लांट के अंदर। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, प्लांट के अंदर होगा। अब ग्रीन प्लांट को हमने फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रीन प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्यों भाई ग्रीन प्लांट ही क्यों करेगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा, इसका काम क्या हुआ, ट्रैपिंग का, ट्रैप करना, ट्रैपिंग और कैचिंग, क्या, पकड़ लेना। किसको पकड़ लेना, लाइट पार्टिकल्स को, जो लाइट पार्टिकल आ रहे हैं उसे ट्रैप कर लेना, पकड़ लेना। ये किसका काम होगा, क्लोरोफिल का। तभी तो हमने इसको फोटोसिंथेसिस कहा। समझो
फोटोसिंथेसिस का फोटो मतलब लाइट पार्टिकल, लाइट एनर्जी, और सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी लाइट की एनर्जी से खाने को बनाना। न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन में क्या कर रहा है, खाना बनाना है। फोटोसिंथेसिस इसका नाम क्यों रखा, फोटो मतलब लाइट की हेल्प से खाना बन रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में आप समझ गए कि लाइट पार्टिकल से बनेगा, तो लाइट पार्टिकल आ गए तो हमारे पास भी तो पड़ रहे लाइट पार्टिकल, हम क्यों नहीं बना पा रहे, वो क्यों बना पा रहे, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोफिल के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स है जो हेल्प करेंगे ट्रैपिंग के लिए, कैचिंग के लिए लाइट पार्टिकल को, और खाना बनाएंगे। अब आपको समझ में आएगा। अब देखो मैं इनकी रिएक्शन लिखवाता हूं, आप ध्यान से समझते जाना। ठीक है, समझते जाओ। सबसे पहले खाना कैसे बनाएंगे, CO2 से। CO2 कहां से मिलेगी यार, हम बदले में प्रॉपर 100% नहीं, लेकिन मोस्टली हम जो एक्सक्रीट करते हैं बाय रेस्पिरेशन के दौरान, हम ब्रीथ आउट करते हैं, जो हम बाहर निकालते हैं सांस, उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होती है। तब तो बोलते हैं ग्रीन पौधे लगाओ, हरे प्लांट लगाओ, पौधे लगाओ। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं CO2 को, और CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े इसलिए पौधे कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, प्लस जड़ों से पानी खींच लेगा। अब और क्या लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो लिख दो यूवी रेज, सनलाइट, या आप सनलाइट भी कह सकते हो, सनलाइट। ठीक है, प्लस क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट कौन पकड़ेगा, क्लोरोफिल पकड़ेगी, एंड सॉइल। ये 3-4 चीजें मिलकर क्या, CO2, वाटर, यूवी रेज यानी सनलाइट, और क्लोरोफिल, और सॉइल। सॉइल क्यों, फॉर मिनरल्स, फॉर मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, एलिमेंट है। मैग्नीज, जिंक, क्या ये जिंक मैग्नीज यही एलिमेंट, नहीं, एलिमेंट के अलावा उनकी फॉर्म्स भी हो सकती है, जैसे सल्फेट, जिंकेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, ये सारी चीज। यानी मिनरल्स उन एलिमेंट्स को या एलिमेंट्स के फॉर्म को कहा जाता है जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हो, या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, या फिर कहीं ना कहीं एनर्जी सोर्स हो। क्या, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स इन एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट तो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल, वो उसे क्या बोलेंगे, हम मिनरल्स बोल देंगे। ठीक है, इससे बन के क्या आएगा, इससे बन के आएगा ऑक्सीजन। हम बोलते नहीं प्लांट लगाओ तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या होगा, CO2 से कार्बन अलग हो जाएगा, CO2 से कार्बन अलग हो गया तो और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, प्लस क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, सिंपल शुगर C6H12O6। ठीक है, अब देखो क्या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, अलग होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहां रिडक्शन होगा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है, तो आप कह सकते हो CO2 का रिडक्शन होता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यानी सिंपल शुगर भी कह सकते हो आप, टू फॉर्म सिंपल शुगर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इवेंट पूछ ले तो बता सकते हो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 चीजों में टूट जाएगा, याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है उसका टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम सिंपल शुगर या ग्लूकोज कह सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, प्लस लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में, केमिकल बन के आ रहे हैं ना अलग अलग, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये हम इवेंट बोल सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, और ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं CBSE के बोर्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम और काम करते हैं और सीखते हैं हम डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन मतलब हमने प्लांट के बारे में सीख लिया, अब सीखते हैं कि ह्यूमन है वो डाइजेशन कैसे करते हैं। ये क्या है, बेसिक चीजें जो कहीं ना कहीं CBSE में दे रखी है, तो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। ठीक है, डाइजेशन, डाइजेशन मतलब खाने का पाचन करना। अब हमें क्या है, इसके अंदर पाचन प्रक्रिया पढ़ेंगे, पाचन प्रक्रिया पढ़ते हैं भाई। तो पाचन प्रक्रिया मतलब खाने का पचना। तो खाना पचने से पहले होगा क्या, पहले तो मुंह में लेंगे तभी तो पचेगा, तो पहले खाने को मुंह में लिया जाएगा, फिर खाना सीधा पेट में तो चला नहीं जाएगा, फिर उसे दांत तोड़ेगा,
और दांत तोड़ने के बाद क्या करेगा, जो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जो टंग प्रेजेंट होगा, टंग क्या करेगा, टेस्ट करेगा कहीं ये बिटर तो नहीं है, कहीं ये टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है जो हम खा रहे हैं, तो उसका टेस्ट करेगा। यार इंसान कहीं ना कहीं बोर हो जाता है एक टेस्ट ले लेके, इसलिए भगवान ने टेस्ट बना रखा है। तो टेस्ट को टंग क्या करेगा, टेस्ट करने का काम करेगा। तो ह्यूमन डाइजेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अब, ह्यूमन डाइजेशन। ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ एनसीईआरटी में, ह्यूमन डाइजेशन। और ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना। मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कभी भूलोगे नहीं, बस एक शर्त है, ध्यान रखना है यहाँ पे। पहले माउथ का काम पढ़ते हैं। मुंह क्या करेगा, क्या, माउथ। स्पेलिंग पे मत जाना, समझते जाओ। मुंह का काम क्या होगा, मुंह का काम होगा इनटेक ऑफ फूड, खाने को लेने का। देखते जाओ ना शरीर को, अब मुंह से खाना जहां जहां जाएगा वैसे हम अपनी यात्रा करते चलेंगे, ट्रैवल करते भाई। इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद क्या आ जाएंगे, दांत आ जाएंगे। दांतों का काम क्या होगा, टीथ का काम क्या होगा, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड ब्रेक डाउन द फूड। लिख डाउन, क्रशिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पीसना एंड ब्रेक डाउन द फूड, ब्रेक डाउन द फूड। क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड ब्रेक डाउन द फूड, इसका काम हो गया। जीभ भी तो थी, जीभ का क्या काम है, टीथ का काम क्या है भाई, लिख लेते हैं, अलग अलग कलर से लिखते थोड़ा अच्छा लगेगा। टंग, टंग का काम क्या होगा, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड मटेरियल। देखो पिसेगा तो पिसने के लिए ऐसा तो है नहीं सीधा सीधा रोटी आई अपच गई, पूरा तो पिसेगा नहीं, तो उसे रोल करने का भी काम कौन करेगा, टंग करेगी। टंग क्या करेगी, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। फूड को टेस्टिंग और रोलिंग का काम कौन करेगी, टंग करेगी। उसके बाद भाई खाना आ जाएगा। यहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब वो जो कुछ एंजाइम टाइप के रिलीज करती हो। तो यहां सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगी, सलाइवा यानी थूक को रिलीज करेगी। थूक भी तो होता है, थूक क्या काम करेगा, सलाइवरी क्या करेगा, रिलीज आउट। किसे रिलीज करेगा, सलाइवरी एमाइलेज को, सलाइवरी एमाइलेज। देखो जो बेसिक कंपटीशन में आता है उसके बेस पे ही पढ़ा रहा हूं। जब आप बायो को डीप में पढ़ोगे तो और भी ग्लैंड्स होते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेनली फंक्शंस होते हैं वो सब आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो वो समझते जाओ। रिलीज आउट सलाइवरी एमाइलेज। अब सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करेगा, ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च मतलब सिंपल सा जो फूड है, फूड मटेरियल है, उसे कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, जो स्टार्च है सिंपल ग्लूकोज या सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। शुगर मेनली ग्लूकोज के बाद आगे आते रहते हैं डेरिवेटिव फोल्ड, जैसे फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ये फलाना ठिकाना। इसका मतलब नहीं, मेनली सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा सलाइवरी एमाइलेज। उसके बाद भाई अब खाना क्रश हो गया, अब जो बन के आया, ठीक है, बोलस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, बोलस। याद रखना हो तो याद रखना बोलस, नहीं तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बोलस याद रह जाए तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो अब खाना पेट में जाएगा, तो खाना तो अभी यहां तक पच के बैठा हुआ है, अब बोलस नीचे जाएगा तो ऐसा तो नहीं है सीधा नीचे पेट में गिर गया, उसके लिए कोई पाइप भी प्रेजेंट होगी। उस पाइप को जो मुंह से लेकर, माउथ से लेकर स्टमक, पेट को हम इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, याद रखना। स्टोमेटा कोई बच्चा लिख देता है, स्टोमेटा लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये पेट को नहीं कहते, स्टमक कहते हैं पेट को। तो पेट और माउथ के बीच, मुंह और पेट के बिना एक बीच में एक वो गई होगी पाइप। तो ये किसकी पाइप है, जिसके अंदर खाना जाएगा, तो इस पाइप को कोल्ड एज फूड पाइप, फूड पाइप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, इसी के अंदर तो खाना बचेगा।
और फूड पाइप का ही दूसरा नाम ओसोफेगस नहीं, ईसोफेगस, ओ साइलेंट है, ईसोफेगस। आई होप याद रहेगा। अब ईसोफेगस क्या है? विच कनेक्ट द पाइप विच कनेक्ट द माउथ एंड स्टमक। ठीक है। अब आप एक चीज समझोगे, सर मान लो मैं उल्टा सर्केबल हो गया तो मेरा खाना तो उल्टा आ जाना चाहिए, पाइप से ऊपर आ जाना चाहिए। सही बात कह रहे हो। तो इसलिए पाइप बहुत पिचकी होती है, नैरो होती है। तो अगर सर नैरो होती है तो खाना कैसे नीचे चला जाता है? सिंपल सी बात है। तो एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? मतलब नैरो तो होती है ये, लेकिन लचीली के साथ साथ ये इलास्टिक और नैरो होती है। तो ये क्या होती है, जैसे खाना जाता है ना तो ऐसे से फंसता है, पहले यहां से ये दबी, खाना नीचे गया, फिर ये दबी, फिर नीचे वाली दबी, ऐसे मूवमेंट से खाना नीचे जा रहा होता है और ये दबते दबते वापस पतली हो जाती है। जब ये पतली हो जाएगी तो खाना वापस बैक फ्लो नहीं करेगा। तो एक कंडीशन बताओ जिसमें ये खाना बैक फ्लो कर जाए। होती है ना, जिसे सिंपली हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या रिवर्स कोई पूछ ले, रिवर्सिबल, तो वो कहते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कर देते हैं हम, उल्टी कर देते हैं। ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस है, कहीं नहीं आएगी पर कहीं ना कहीं अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद बैक फ्लो कर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे वॉमिटिंग बोलते हैं। अब स्टमक में आया। अब एक टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपने गैस्ट्रिक नाम सुना होगा। क्या? गैस्ट्रिक। ये डॉक्टर गैस्ट्रिक, ये डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में बहुत जगह यूज होता है। कहीं पे गैस्ट्रिक लिखा हो समझ आना ना कि ये पेट से रिलेटेड टर्म है। कहीं पे गैस्ट्रिक लिख रहा हो तो समझ जाना पेट से रिलेटेड चीजें के बारे में बात चल रही है। अब ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। गैस्ट्रिक जूस मतलब पेट से रिलेटेड, तो कौन रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक जूस, पेट रिलीज करेगा। अब इसके अंदर तीन चीजें होगी। कौन सी तीन चीजें होगी? HCl प्रेजेंट होगी, म्यूकस प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा? याद करो ना, पेट के लिए है तो पी से पेप्सिन। याद रखने का तरीका है, पेप्सिन रिलीज होगा। किसका? मतलब गैस्ट्रिक जूस पेट रिलीज करेगा, स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा जो खाने को फर्दर डाइजेस्ट करने का काम करेगा। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा जो करेगा डाइजेशन का काम? तो इसके अंदर HCl प्रेजेंट होगा। HCl क्यों प्रेजेंट होगा? खाना आ रहा है तो बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है मतलब सराउंडिंग से आ रहा है, सराउंडिंग के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उन्हें किल करने का काम करेगा क्या? HCl। आपको पता है तेजाब से जला देगा, लोहे को जला देता है। आपको पता है तेजाब तो मुंह को जला देता है, लोहे को तक को जला सकता है, इतनी कैपेसिटी है। तो क्या बैक्टीरिया नहीं मरेंगे? वही मरेंगे। तो किल बैक्टीरिया, किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बाय प्रोवाइडिंग HCl क्या है? एसिड है, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिससे बैक्टीरिया किल हो जाए। उसके बाद बच गया म्यूकस। म्यूकस का क्या काम? क्या है म्यूकस? मतलब नाक, श्लेष्मा जिसे हिंदी में कहते हैं, नाक यानी ये बचा के रखने का। पेट है, पेट को जब ये बैक्टीरिया को मार देगा तो ये पेट को फाड़ नहीं देगा, HCl एसिड है तो फाड़ देगा। तो इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये जो अंदर वाली लेयर है, ये जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है, इसे प्रोटेक्ट काम करेगा। क्या काम करेगा? प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग, प्रोटेक्ट्स इनर, इनर मतलब अंदर वाली लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा म्यूकस। उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन काम क्या करेगा? P फॉर पेप्सिन, पेट से रिलीज होगा और प्रोटीन को एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में तोड़ देगा। एमिनो एसिड अब डाइजेस्ट कर सकता है बॉडी अपनी, तो सिंपल इसमें तोड़ देगा एमिनो एसिड को। उसके बाद पेट से निकल के कहां जाएगा खाना? ये बीच वाली में जो अतड़ी पतड़ी सी दिख रही है ना, पहले कैसे दिखता है? इंसान दिखता है, फिर उसके अंदर से पाइप गई होती है, जूस बन गया, फिर यहां से ये ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बाहर से ऐसे निकल जाता है। तो ये जो अतड़ी पतड़ी सी दिख रही है पेट के अंदर, इसी को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे तो इसके आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। बोलोगे सर स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, बोलोगे इंटेस्टाइन, पहले ले लेता हूं फिर बताता हूं। बोलो सर ये बड़ी तो ये दिख रही है,
तो आपने इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलना चाहिए ना, इसे स्मॉल क्यों बोला? इसे ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ये पूछ लिया गया है कई कंपटीशन में, तो बता दूं स्मॉल और लार्ज किस बेस पे बोला गया? ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। डायमीटर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसका डायमीटर छोटा होगा, पतली पाइप होगी, इसलिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बोला। लेकिन लार्ज ये होगी, लंबी ये होगी, और लॉन्ग ये होगी। और ऐसी लार्ज इंटेस्टाइन किसे बोला? जिसका डायमीटर थोड़ा चौड़ा होगा। अब इसके अंदर पतला होगा डायमीटर, इसी को बोलते हैं कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। कोई पूछ ले कि कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कौन से ऑर्गन को कहा जाता है, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहते हैं? क्या? कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। साइट ऑफ डाइजेशन। अब फिर एक कंफ्यूजन, अगर कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ये कहने का मतलब क्या यहां सारा काम होगा? तो देखते क्या क्या काम होगा। सबसे पहले लीवर का काम आएगा भाई। लीवर क्या करेगा भाई? लीवर क्या काम करेगा? बाइल जूस सिक्रेट करेगा और बाइल सॉल्ट सिक्रेट करेगा। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। अब देखो खाना क्या था? एसिडिक बन गया था, यहाँ पे पेट में आकर वह एसिड यानी HCl से मिलकर एसिडिक बन गया था। एक बार देख लो कहीं बैटरी लो नहीं हो गई हो, तो कई बार वीडियो रुक सी जाती है, नया वीडियो चल रही है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि भाई खाना यहाँ पे आके एसिडिक हो गया, एसिड से मिलकर नीचे जाएगा तो एसिड ही आएगा ना यार। मान लो पेट को तो म्यूकस ने बचा लिया, लेकिन नीचे जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस की लाइनिंग नहीं है, तो यहां दिक्कत ना आ जाए, इसलिए लीवर क्या रिलीज करेगा? फटाफट बाइल जूस रिलीज कर देगा। और बाइल जूस का काम क्या होगा? टू मेक एल्कलाइन मीडियम। मेक्स एल्कलाइन मीडियम। अब एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक मीडियम। एसिडिक आ रहा था, बेसिक मीडियम ये है क्या? बेसिक मीडियम। अगर ये बेसिक मीडियम है तो ये क्या करेगा? एसिड बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, खाना अब न्यूट्रल हो जाएगा, कहीं भी ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका जाएगा बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का काम क्या होगा? जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल, मटेरियल बोल देंगे, ठीक है? मटेरियल मॉलिक्यूल कुछ बोल देंगे, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड एज ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल्स जो है इसे सिंपल फैट में कन्वर्ट कर देगा, और इस कन्वर्जन को कन्वर्ट्स क्या कौन कन्वर्ट करेगा? बाइल सॉल्ट कन्वर्ट कर देगा लार्ज, ये क्या लार्ज फैट मटेरियल है जिसे हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, उसे फैट में कन्वर्ट कर देगा। और इस कन्वर्जन की प्रोसेस को कोई बार पूछा जाता है क्या कहते हैं, तो इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। आई होप आपको याद रहेगा इमल्सिफिकेशन क्या है। अब इमल्सिफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा? पैनक्रिया का काम आ जाएगा। इसका काम तो हम समझ गए, लीवर का काम, ठीक है भाई। अब पैनक्रिया क्या करेगा? पैनक्रिया। उससे पहले याद रखना लीवर का काम बहुत सारा होता है, 14-15 फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम दारू पी के आराम से गला देते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं, तो और भी तो काम करना होगा, फ्री थोड़ा ना बैठ रहेगा। तो ये जब इसे लगता है कि हाँ आई एम फ्री और बनाने की कंडीशन आती है, तो ये बना के स्टोर कर लेता है, स्टोर्स। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को स्टोर कर देता है। ये दो चीजें जो सॉल्ट और बाइल जूस बन के आ रही है, इसे स्टोर कर लेगा। कहां पे स्टोर करेगा? गॉल ब्लैडर में। ये बात भी याद रखने वाले, गॉल ब्लैडर, ठीक है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन भी आपको याद रहेगा, गॉल ब्लैडर का। पैनक्रिया क्या काम करेगा? दो एंजाइम रिलीज करेगा, तो ट्रिप्सिन और एक होगा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होगा प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देना। प्रोटीन देखो दो जगह टूट रहे थे, एक तो टूट रहा था कहां पे? गैस्ट्रिक जूस जो बन के आ रहा था उसमें पेप्सिन जो है ये तोड़ रहा था प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और यहाँ पे ट्रिप्सिन तोड़ देगा। ट्रिप्सिन पैनक्रिया से रिलेटेड है, याद रखना, ये बार बार कंफ्यूज कर दिया जाता है, याद रखना। और मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ये चीज कि ट्रिप्सिन से और पैनक्रिया का रिलेशन, और पेप्सिन का पेट या गैस्ट्रिक जूस से रिलेशन, स्टमक से रिलीज होता है। ऐसे पूछ लिया जाता है पेप्सिन कहां से रिलीज हो रहा है और ट्रिप्सिन कहां से रिलीज हो रहा है, तो याद रखना पेप्सिन स्टमक से रिलीज हो रहा है और ट्रिप्सिन पैनक्रिया से रिलीज हो रहा है। इसका काम भी क्या है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना।
और उसके अलावा लाइपेज का काम क्या है, ये इमल्सिफाइड फैट आया, इमल्सी लिख दो, इमल्सिफाइड फैट यानी जिसका इमल्सिफिकेशन जिस फैट का हो सकता है उसे कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट्स किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स, और किन चीजों में, ग्लिसरॉल्स में, ग्लिसरॉल और भी चीजों में कन्वर्ट कर देगा एक्सेट्रा। इन चीजों में इमल्सिफिकेशन कर देगा, इमल्सिफाइड जो फैट आया हुआ है उसे कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कौन, लाइपेज एंजाइम। एज जहां आ जाता है, जहां तक जिस भी वर्ड में एज आ जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं वो एंजाइम से रिलेटेड चीज है। तो लाइपेज एंजाइम का काम भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते और सीखते हैं हम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से आप कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो याद रखना, एक विलाई नाम के टर्म समझो, क्या, विलाई। विलाई क्या होती है, लगभग हर जगह पाई जाती है, यानी पेट में भी पाई जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाई जाएगी। तो पेट में भी देखो इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। कैसे, एक सिंपल सी चीज जा रही है, तो बताओ खाना यहां ज्यादा बचेगा या फिर अगर मैं इसे मोड़ दूं, है तो इतनी लंबी, इतना ही जगह कवर कर रहा है, लेकिन देखो खाना यहां भी बचेगा, यहां भी बचेगा, यहां भी ज्यादा जगह बचेगा। तो इसी फोल्ड्स को हम क्या बोल देते हैं, विलाई बोल देते हैं। ये नथिंग बट फोल्ड्स इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कहीं ना कहीं थोड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है। अब याद रखने वाली बात क्या है, कंप्लीट डाइजेशन कहां हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो यहां ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जो विलाई ऑफ का इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो दो काम करती है। एक तो काम टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ये तो हर विलाई, कहीं विलाई समझ जाओ तो समझ जाना, इंक्रीज सरफेस एरिया, फॉर मोर डाइजेशन, ठीक है। प्लस विलाई का दूसरा काम यहां इंपॉर्टेंट है, क्या काम होगा, विलाई अगर ऐसी ऐसी होती है ना तो आप देखोगे तो यहीं से ब्लड कैपिलरी गई होती है, ब्लड वेसल्स जाती है, ब्लड वेसल्स जाती है, जिससे जो खाना पच गया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आ गया, एमिनो एसिड्स आ रहे हैं, ये सेल की रिक्वायरमेंट, हमें सेल तक जाइए, और सेल कौन ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा। तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है विलाई के पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या ले जाएगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड की पाइप पे गई हुई है, तो ब्लड पाइप के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीजें पाई जाती है, इसलिए हमने कनेक्टिव टिश्यू का है। टिश्यू के आगे टाइप भी पढ़ लेंगे। अभी हम अपने पॉइंट पे लौटते, क्या, विलाई जो है वो एक तो सरफेस एरिया बढ़ा रही, दूसरा ब्लड वेसल्स है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम, ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, यानी एक जगह से सेल्स तक ये पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। सेल्स की जरूरत है, हार्मोन की जरूरत है सेल को, और भी चीज की, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर ले जाने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों का काम है। मेटाबॉलिक वेस्ट को तो आप बोलोगे सर लार्ज इंटेस्टाइन ले जाएगा ना, अभी सही बात करो, लेकिन सेल से कौन ले जाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट जो आ रहा है उसे सेल से कौन निकालेगा, ब्लड निकालेगा। तो याद रखना ब्लड के बहुत सारे काम है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन, ये सारे डाइजेशन हो गए और ब्लड से सारी चीज चलेगी। अब भी देखो हमारा शरीर कितना कंजूस है, उसके अंदर अब जो खाना बच गया वो किस में आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके पास अब जितना भी पानी बचा होगा ना, कोशिश करेगा मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब कर लो, तो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, H2O एब्जॉर्प्शन का, और रिलीज कर देगा किसको, वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देगा। किसके थ्रू रिलीज करेगा भाई, पिछवाड़े के थ्रू। पिछवाड़े को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एनस। हमें हिंदी में तो लिख नहीं सकते एनस, तो एनस के थ्रू, वाया एनस लार्ज इंटेस्टाइन रिलीज आउट द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। आई होप आपको ह्यूमन डाइजेशन का सारा पोर्शन क्लियर हो गया होगा।
धन्यवाद। आज आगे के पोर्शन में हम क्या सीखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सीख लेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में सीख लेंगे और कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के बारे में बता दूंगा। नमस्कार।